इस रिवीजन की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में मैंने अपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा कि मैंने ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कशन करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पीढ़ी के हिसाब से। लेकिन मैंने एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब मेरा टारगेट आपको समझाना है। ज्योग्राफी में फैक्ट लेके नहीं आ रहा, क्योंकि वो फैक्ट समझाने से जुड़े हुए हैं। अगर आप इनको समझ लोगे तो आपको कोई फैक्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो ज़रूरत पड़ेगी उसको आप देख भी सकते हो, तो आपको मिल ही जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। इसलिए यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है जो मैं बता रहा हूँ उस पर समझने पर। ये नोट्स आपको देखने बड़े लग रहे होंगे, लेकिन मैंने इसमें एक बात ध्यान रखना, मैंने इसमें से जो डिटेल लिखी हुई है उसको मैं समझा दूंगा और डिटेल में वही मिलेंगे। तो आप अगर समझ भी गए तो डिटेल को आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसको दोबारा आपको पढ़ने की उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अब आता है हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो, चट्टान। चट्टान क्या होती है, एक तो हम देखेंगे चट्टानों के प्रकार क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, महत्व क्या है इनका, और एक शैल चक्र को देखेंगे। तो चट्टानों की अगर मैं बात करूँ तो वे सभी पदार्थ जो क्रस्ट पर, पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या होता है, क्रस्ट होता है, ठीक है। तो वे सभी पदार्थ जिनसे पृथ्वी की क्रस्ट का निर्माण हुआ है उन्हें चट्टान कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। और ये चट्टान है ये ग्रेनाइट की तरह कठोर तथा रेत की तरह मुलायम भी हो सकती है। रेत भी एक चट्टान है, क्रस्ट का भाग है वो क्रस्ट की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। और दूसरी बात, और एक ग्रेनाइट है, ये भी चट्टान है। तो यहाँ आपको जो देखना है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब चट्टानें 3 प्रकार की होती है। चट्टान क्या है, चट्टान मुख्य रूप से वे सभी पदार्थ होते हैं जो जिनसे पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण होता है, मैंने बताई दिया, और उससे चट्टान कहते हैं। और चट्टानें 3 प्रकार की होती है। एक होती है आग्नेय चट्टानें, एक होती है आपसादी चट्टानें, और एक होती है रूपांतर चट्टानें, कायांतर चट्टानें। देखो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इनकी अगर निर्माण की प्रोसेस को अगर आप समझ गए तो आपको पता लग जाएगा कि इनकी विशेषताएँ क्या हैं, और सवाल विशेषताओं से आते हैं, ठीक है ना। तो इग्नियस या आग्नेय चट्टानों की अगर मैं बात करूँ तो आग्नेय चट्टान है, इनका निर्माण है वो लावा से होता है। कैसे होता है, जैसे पृथ्वी का यह आंतरिक भाग है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग में क्या होता है कि जो आंतरिक भाग होता है वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है। कोई चट्टान है, और ये विशेष रूप से जो दुर्बल मंडल में बताया था वहाँ चट्टान में मैग्ना का निर्माण होता है। मैग्ना का निर्माण की प्रोसेस क्या होती है कि मैग्ना के निर्माण की प्रोसेस होती है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और चट्टान है, उस चट्टान पे प्रेशर पड़ता है ऊपर से, ठीक है ना। और प्रेशर के साथ साथ उसमें मतलब प्रेशर नहीं, हल्का प्रेशर, मतलब थोड़ा दबाव तुलना तो उसमें कम होता है, हल्का जगह हो जाती है। जैसे कोई मान लो आप एक चट्टान ले लो, एक चट्टान है, वो आप उसको टेम्परेचर पर रखो, बात हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, तो पानी होने के बाद वो चटक जाएगी या उसका विखंडन हो जाएगा, और वही फिर लावे के रूप में, मतलब मेग्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। मेग्मा क्या होता है, गर्म जलित पदार्थ, ठीक है ना। तो मेग्मा के ऊपर निर्माण होता है, और इसी मेग्मा को जब ये मेग्मा ज्वालामुखी नली के माध्यम से लावा के रूप में बाहर आता है तो इसे ही लावा बोलते हैं। मेग्मा को सतह पर इसको बोलते हैं लावा, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में इसको बोलते हैं मेग्मा। और मेग्मा द्रव और गैस और ठोस तीनों में हो सकता है, ठीक है ना। तो मेग्मा का अगर शीतलन होगा तो मेग्मा का शीतलन कहाँ होगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो उससे जो चट्टानें निर्मित होंगी उसको बोलेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टान। और लावा का शीतलन होगा वहाँ को पता है कहाँ होगा, पृथ्वी के बाह्य भाग में, तो उनको बोलेंगे बाह्य आग्नेय चट्टान। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें हम आगे देख रहे हैं, मेग्मा में और सिलिका में एक संबंध पाया जाता है। मेग्मा में जो सिलिका पदार्थ होता है उसमें एक संबंध होता है। सिलिका अगर ज़्यादा है तो गाढ़ा भी ज़्यादा होगा, ध्यान रखना, उसमें अम्लता भी ज़्यादा पाई जाएगी, और जब गाढ़ा ज़्यादा होगा, ठोस मजबूत होगा, तो उसका गलनांक पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि मेग्मा अगर सिलिका ज़्यादा है उस मेग्मा में, तो वहाँ पर गाढ़ापन भी ज़्यादा होगा, यानी कि बहुत गाढ़ा जो लावा होगा या मेग्मा होगा वो, और उसमें अम्लता का तत्व वो ज़्यादा पाया जाएगा, और उसमें गलनांक तत्व है वो भी उसमें क्या होगा, गलनांक पॉइंट है जो उसमें हाई पॉइंट पाया जाएगा। और साथ ही सिलिका और घनत्व में विपरीत संबंध है, क्योंकि जो भी अभी मैंने घनत्व का आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, तो उस फॉर्मूले को अगर आप देखोगे तो उसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। और इसमें चूँकि जब सिलिका ज़्यादा होगी, जब ठोस अवस्था में ज़्यादा होगा तो सिलिका ज़्यादा होगी, अगर सिलिका है तो एक गाढ़ा होगा, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, है ना, और गाढ़े की वजह से इसके जो द्रव्यमान है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो वो उससे क्या है कि जो घनत्व है इसका कम हो जाएगा। तो इसका जो सिलिका है और घनत्व में विपरीत संबंध पाया जाता है, ये चीज़ आपको एक बार देख लेनी जरूर, ठीक है ना।
तो सिलिका और घनत्व में आपको पता है विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी कि अगर सिलिका ज़्यादा होगी तो घनत्व वहाँ पर कम होगा। ठीक है ना। अब आते हैं सबसे पहले हम एक शब्द वाली और वो बोल दिए, तो ये जरूर ध्यान रखना, सिलिका और घनत्व है इसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। और क्रिस्टलन रवा क्या होते हैं कि जैसे ज्वालामुखी से लावा निकलेगा तो उससे कुछ आकृति बनती है रवे जैसी, तो उनका जो आकार है वो भी ध्यान रखना शीतलन की दर पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लें शीतलन की दर बहुत फास्ट है, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो आग मान लो लाभ मेघमा निकलेगा तो अगर बहुत जल्दी वो ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा विस्तार नहीं ले पाएगा वो उसी जगह उसका जो थोड़ा द्रव्य है वो वहीं जाकर सिकुड़ जाएगा, तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, जम जाएगा, तो उसका आकार हो जाएगा सकड़ा। अगर मान लें शीतलन की दर धीमी है तो धीरे धीरे होगा, जब तक वो जमेगा उससे पहले काफ़ी क्षेत्र में फैल जाएगा, तो रवे का आकार वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो रवों का आकार किस पे डिपेंड करता है, शीतलन की दर पे। अब ध्यान रखना शीतलन की दर किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी किस पे, सिलिका की मात्रा पर, है ना। अब तो रवों का जो आकार है वो शीतलन की दर पर निर्भर करता है, क्योंकि शीतलन की दर अगर बहुत फास्ट होगी, बहुत जल्दी अगर ठंडा हो जाएगा तो रवों का आकार ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, रवे छोटे छोटे बन जाएंगे। और अगर शीतलन की दर है वो बहुत धीमी रहेगी तो रवों का आकार बड़ा हो जाएगा। ये चीज़ इसमें देख, ठीक है ना। इसके बाद नाम है जिसमें फेल्सिक चट्टान उनको कहते हैं जिसमें फेल्सफर प्लस सिलिका पाया जाता है, उन चट्टानों को बोलते हैं फेल्सिक। और मैफिक चट्टान उनको बोलते हैं जिसमें मैग्नीशियम और आयरन पाए जाते हैं ज़्यादा। अब देखो यहाँ पर मैंने चट्टानों के निर्माण की प्रोसेस तो बताई दी कि आगे चट्टानों का निर्माण है वो लावा और कि मेग्मा है उसकी शीतलन की दर के पश्चात होता है, और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले इन्हीं चट्टान है इनका उद्भव हुआ, इसलिए इनको प्राथमिक या पैतृक चट्टानें भी बोलते हैं। और निर्माण की मैंने बता दिया कि जब एक गर्म गलित पदार्थ जिसका निर्माण तापमान में वृद्धि, दबाव में कमी और पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब जल का प्रवेश किया तब मेग्मा का निर्माण। ध्यान रखना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्रेशर कम होता है तो खुल जाती है चट्टान, थोड़ी सी खुलने के बाद उसमें पानी समा जाता है, और जब गर्म होने के बाद वो उसको क्या करता है, चट्टान को तोड़ करके लावा के रूप में कन्वर्ट कर देता है। आग्नेय चट्टानों में परतों का अभाव होता है, ध्यान रखना से परतें नहीं पाई जाती, इसके बदले क्या पाए जाते हैं, रवे एक आकृति होती है, मतलब रवों जैसी आकृति होती है वो पाई जाती है। और रवों की जो आकृति है वो मैग्मे के साथ वो शीतलन की दर के साथ व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है, इसलिए ध्यान रखना। ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट क्या है, बाह्य चट्टान होती है, और बाह्य चट्टानों का शीतलन है वो क्या पाया जाता है, बाह्य चट्टानों का शीतलन है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत मतलब बाह्य चट्टानों का शीतलन हो जाता है, तो इसलिए बाह्य चट्टानों में क्या पाया जाता है, मैग्मे के अंतर्गत बाह्य चट्टानों में की अपेक्षा बाह्य चट्टानों में बेसाल्ट या रबर की आकार का छोटा होता है। जैसे कैसे, इसलिए आंतरिक चट्टानों में निर्मित होने वाले ग्रेनाइट की अपेक्षा बाह्य आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट के में रबर का आकार, जो ग्रेनाइट है वो आंतरिक चट्टान है वो अभी देखेंगे हम, और बेसाल्ट है वो बाह्य चट्टान है। अब जो बाह्य चट्टान होगी उसका ठंडा बहुत जल्दी होगा, क्योंकि बाह्य चट्टान होगी तो यहाँ हवा चलेगी, यहाँ पर तो वातावरण है, और आंतरिक चट्टान उसका ठंडा नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर द्रव तापमान ज़्यादा रहता है। तो इसलिए जो ग्रेनाइट है वो आंतरिक चट्टान है, तो उसका क्या होता है कि शीतलन की जो दर है उसमें बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पर ग्रेनाइट मतलब रवों का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, तो शीतलन की दर है वो कम होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इसलिए ग्रेनाइट में रवों का आकार बड़ा होता है। वहीं बेसाल्ट की अगर मैं बात करूँ तो पृथ्वी की बाह्य चट्टान होती है, तो पृथ्वी के अंतर्गत जो बाह्य चट्टान होती है, बाह्य आग्नेय चट्टान होती है, उसमें बेसाल्ट एक चट्टान है, तो उसमें आपको पता है जैसे ही बाहर निकला लावा तुरंत ठंडा हो जाता है, तुरंत ठंडा हो जाएगा तो उसके रवों का आकार या तो बढ़ नहीं पाएगा या रवे ही नहीं बढ़ पाते कभी कभी, तो इसलिए बेसाल्टों में रवों का आकार छोटा होता है, या कई बार इन बेसाल्टों में रवे नहीं पाए जाते क्योंकि तुरंत आगे निकल के जम जाता है, तो आकार ले नहीं पाता, उससे पहले जम जाएंगे तो रवे बन नहीं पाते। तो इसलिए जिन बेसाल्ट चट्टानों में रवे नहीं पाए जाते उन्हें ग्लासी बेसाल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है। क्यों, क्योंकि आग्नेय चट्टानों का निर्माण है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो लावा है वो आकर के पृथ्वी के बाह्य भाग पर जमता है, उससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग से आपको पता है जीवाश्म में पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, आंतरिक भागों नहीं पाए जाते, इसलिए जीवाश्म इसमें नहीं होंगे, क्योंकि इस चट्टान का निर्माण जो इसका स्रोत है वो अंदर से आ रहा है। तो अंदर में क्या हो सकते हैं आपको पता है, धात्विक जो खनिज है वो होंगे, क्योंकि वो अंदर ही पाए जाते हैं, तो वो इस लावा के साथ जब बाहर आएंगी तो इसमें ध्यान रखना जहाँ जहाँ आग्नेय चट्टानें पाई जाएंगी वहाँ धात्विक खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाएंगे, वहाँ चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि जीवाश्म तो यहाँ जीव स्रोत है इनके, तो जीवाश्म से नहीं होते, ये पृथ्वी के आंतरिक
जो बेभाग से जो मेघमा आता है उससे इनका निर्माण होता है। अब आपको इनकी विशेषताएं पता लग गई होंगी कि अवसादी चट्टानें क्या होती है। तो अगर आपको विशेषताएं पता लगी होंगी कि अवसादी चट्टानें, पहली बात तो ज्वालामुखी जो क्रिया है उसके माध्यम से निर्मित होती है। दूसरी बात, इनमें जो अगर देखें तो इनके अंतर्गत रवि पाए जाते हैं, परत नहीं पाई जाती, उसका रीजन मैंने बता ही दिया। और तीसरा, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे क्योंकि इनका स्रोत है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। और तीसरा, इसमें जो है खनिज तत्व ज़्यादा पाए जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पर आग्नेय चट्टानें पाई जाएंगी वहाँ खनिज तत्व बड़ी मात्रा में पाए जाएंगे, क्योंकि जो मेघमा है वो अंदर से खनिज तत्वों को भाल लेके आ जाता है ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से। इसमें आप चट्टानों को देख लेते हैं। इनको एक चीज़ और देखना, सिलिका की मात्रा के आधार पर ये जितनी मैंने क्या बोला, जहाँ सिलिका ज़्यादा होगी वहाँ अम्लता भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अम्लता अगर सिलिका ज़्यादा होगी वहाँ गाढ़ापन भी ज़्यादा होगा, और गाढ़ापन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो गाढ़ापन ज़्यादा होगा वहाँ पर। तो ये चीज़ एक तो गाढ़ापन ज़्यादा होगा तो गलनांक बिंदु है वो भी ज़्यादा होगा। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मान लें सिलिका की मात्रा 77% से अधिक है तो उन चट्टानों को बोलते हैं, उनके लावे को बोलेंगे हम फेल्सिक लावा या सिल्सिक लावा, अर्थात इसमें अम्लीय लावा होगा, ये ज़्यादा अम्लीय लावा होगा। और ये आंतरिक भाग में जब मेघमा के रूप में अगर ये चट्टानें बनेंगी तो इसमें ग्रेनाइट चट्टान होंगी। अगर मैं बात बोलूँ ग्रेनाइट चट्टानें, तो ग्रेनाइट चट्टान है उसमें सिलिका की मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है, और ग्रेनाइट चट्टानों में सिलिका की मात्रा ज़्यादा पाई जाने की वजह से लावा यहाँ पर गाढ़ा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जबकि बाह्य आंतरिक चट्टानों में देखूंगा तो रायोलाइट चट्टान होती है। ये रायोलाइट चट्टान है, ये बाह्य आग्नेय चट्टान होती है, और बाह्य आग्नेय चट्टान होती है, लेकिन इसमें सिलिका की मात्रा भी ज़्यादा होती है, इसमें गाढ़ापन भी ज़्यादा होगा, इसमें अम्लता भी ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है। ये विशेषता ध्यान रखना। इस सारणी के आधार पे आपको विशेषताएं पता लगानी चाहिए क्या क्या होंगी। अगर सिलिका की मात्रा 55 से 77% के बीच है उसको मध्यांतरिक बोलेंगे। इसमें आती है डायोराइट। डायोराइट चट्टान है वो आंतरिक आग्नेय चट्टान है जिसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है। क्यों? और सिलिका की मात्रा पाई जाती है, अभी भी इसमें जो इसकी विशेषता रहेगी वो अम्लीय रहेगी। और एंडेसाइट है, ये बाह्य आग्नेय चट्टान है जिसमें भी सिलिका की मात्रा है वो है, इसलिए इसमें भी अम्लीयता तत्व पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे सिलिका की मात्रा कम होती जाएगी इसमें क्षारीय तत्व बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहाँ सिलिका की मात्रा कम है, 55% तक है, इनको बोलेंगे मैफिक। मैफिक चट्टानें कौन सी होती है? जहाँ मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है, सिलिका नहीं पाई जाती, सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है। इनमें आग्नेय चट्टान, आंतरिक चट्टान होती है, उसमें ग्रेवो होती है, और बाह्य चट्टान होती है बेसाल्ट होती है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ सिलिका की और ज़्यादा बहुत कम मात्रा में सिलिका पाई जाती है उन चट्टानों में, उनको बोलेंगे अति क्षारीय, क्योंकि जैसे सिलिका कम हो जाएगी उसमें अम्लीयता हो जाएगा कम और क्षारीयता बढ़ने लग जाएगा। तो पेरिडोडाइट चट्टान है, पेरिडोडाइट जो चट्टान है वो पेरिडोडाइट चट्टान है, वो आंतरिक आग्नेय चट्टान है, जबकि बेसाल्ट है वो बाह्य आग्नेय चट्टान है, और इसमें बेसाल्ट में चट्टानें ध्यान रखना क्षारीय होती है, ये ध्यान रखना, जबकि ग्रेनाइट चट्टानें अम्लीय होती है। ये सबसे बड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इससे आपको विशेषताएं पता लग जाएंगी। तो अब आपको आग्नेय चट्टान है पूरी समझ में आ गया कि पहली बात आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से होता है, इनमें धात्विक तत्व वो पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब इसमें आपसे कैसे पूछे, मतलब उन्होंने पूछ लिया बेसाल्ट क्या है, तो आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं। बेसाल्ट बाह्य आग्नेय चट्टान होती है। अगर बेसाल्ट से लेकर के यूपीएससी स्टेटमेंट भी दे तो आपके पास तुरंत जवाब होना चाहिए, क्योंकि बेसाल्ट है, बाह्य होती है, बहुत जल्दी जम जाती है, तो रबों का आकार भी इसमें छोटा होगा। और दूसरी बात, ये मुख्य रूप से इनमें सिलिका की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, तो इनमें क्षारीयता का तत्व है वो ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात, इनमें जो अगर इनका जो गलनांक बिंदु वो कम होगा, क्योंकि ये थोड़ी पतली टाइप में ज़्यादा होंगी, है ना, ज़्यादा मतलब इनका जो लावा है, अगर लावा की बात करें तो लावा है पतला होगा, इसलिए। तो ये 3-4 विशेषताएं आपको पता हो जाएगी इस प्रोसेस को अगर आप समझ गए तो। अब आपको इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों का निर्माण है एक बहुत बड़े चक्रीय प्रोसेस के माध्यम से होता है, एक बड़ी प्रोसेस होती है इसमें, और प्रोसेस को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले अवसादी चट्टानों के लिए पहली प्रोसेस होती है अपक्षय, यानी कि जो चट्टान है उसका टूटना। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का टूटना, और जब चट्टान टूटेगी तो अवसादों का निर्माण होगा। अवसाद क्या क्या हो सकते हैं? गोलास में बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका और पंख। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने जो सीक्वेंस लिखा है इस सीक्वेंस में आकार इनके कणों के आकार के आधार पर लिखा है। गोलास्मों के कणों का आकार ज़्यादा होता है, बजरी के कणों का आकार उससे कम होता है, रेत के कणों का आकार उससे कम होता है, सिल्ट का और ज़्यादा कम होता है, मृत्तिका का और ज़्यादा कम महीन होता है, और पंख का और ज़्यादा महीन होता है। तो इसलिए अपक्षय वह प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत चट्टानों का क्या होता है? टूटना होता है। तो अवसादी चट्टानों के लिए सबसे पहले कोई चट्टान टूटेगी
तो टूटना के लिए अपक्षय प्रोसेस में 3 तरह से टूट सकती है, या तो रासायनिक अपक्षय हो सकता है, या वो भौतिक अपक्षय हो सकता है, या वो जैविक अपक्षय होता है। जैविक वो रासायनिक अपक्षय मतलब रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप, जैसे जल मिल गया, जल के साथ उस घुल गई, घुलने के बाद वो टूट गई, तो रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप अगर अपक्षय हुआ है तो उसे रासायनिक अपक्षय बोलेंगे। और भौतिक अपक्षय मतलब तापमान, दबाव और इनकी वजह से, घनत्व, इनकी वजह से अगर चट्टान टूट, जैसे मान लें आप कोई धूप में कोई चीज़ रख देते हो, उसको काफ़ी दिन तक धूप में रहने दो, एक टाइम के बाद जैसे कोई प्लास्टिक की चीज़ आपने रखी, धूप में रखी, धूप उस पर कंटिन्यू पड़ी, तो वो क्या एक टाइम के बाद वो कमज़ोर हो जाएगी, तो अपने आप वो टूट जाएगी। तो ये होता है भौतिक अपक्षय। जैविक अपक्षय मतलब कई ऐसे जीव होते हैं, जैसे केचुआ आपने देखा होगा, तो केचुआ है वो मुख्य रूप से क्या करता है कि वो चट्टानों को थोड़ा थोड़ा कुरेद के उनको क्या कर देता है, तोड़ देता है, उनको ज़्यादा विखंडित कर देता है, तो उसे बोलते हैं हम जैविक अपक्षय। ठीक है ना। तो अपक्षय सबसे पहले इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होगा, अपक्षय होगा। अब मान लें चट्टानें टूट गई, उसकी छोटी छोटी टुकड़े हो गए, अब उसको बहाक होगा एक स्थान से दूसरे। अपर्दन क्या होगी, अपर्दन वो प्रोसेस होगी जो अपसाद, जो अपक्षय की प्रोसेस के बाद टूटे हैं उनको एक स्थान से ले जा करके, अब टूटी हुई कोई चट्टान तो ऊंची होगी, मान लीजिए ऊंची चट्टान होगी, अब यहाँ से टूटा है तो कोई नीचे वाला स्थान होगा, वहाँ जा करके उसको जमा कर देगा। तो अपक्षय के बाद अपर्दन होता है, और अपर्दन क्या करता है कि अपसादों को बहाकर ले जाएगा। जैसे अब ये बहाकर जल के माध्यम से ले जा सकता है, अब ये बहाकर हवा के माध्यम से ले जा सकता है, तो इस तरीके से अब बहाकर बर्फ़ भी इसको ले जा सकती है, तो इस तरीके से वो दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो यहाँ पर जो ये है, अब आपको इसमें देख रहा होगा, जैसे ये चट्टान है, अपक्षय हुआ, यहाँ से टूट गई, टूटने के बाद ये जल वायु किसी कारक के द्वारा ये जाएगा, गति करेगा, बहेगा। अब बहेगा तो कहाँ जाके जमा होगा, जहाँ पर गहराई होगी, मतलब वो समतल बहुत नीचा होगा, मतलब इस जो आकृति है वो नीचे होगी, तो उस आकृति में जाके क्या होगी, जम जाएगी। तो ये अपर्दन प्रक्रिया के बाद जो पदार्थ है उनका जमना निक्षेपण कहलाता है। तो निक्षेपण क्या प्रोसेस होती है कि अपर्दन क्रिया के द्वारा पदार्थों को जहाँ लाके जमाया जाता है वो जमने की प्रोसेस है, उसे बोलते हैं निक्षेपण। अब यहाँ निक्षेपण होगा। अब देखो चट्टान निर्माण कैसे होगा, जैसे मान लो कोई चट्टान ऐसे टूट गई, बह करके आ गई और एक बार यहाँ जम गई, ये जम गई, दोबारा चट्टान टूटी, बह करके आई, फिर दोबारा आएगी ऐसे, तो फिर जम जाएगी, है एक परत ये बन गई, फिर 100-200 साल 300 साल पीछे फिर प्रोसेस चल रही है, फिर आकर के यहाँ पर जम गई। तो अपक्षय इस चट्टान के अंतर्गत आप ये जम गई। अब ध्यान रखना ये बहाकर ला रही है यहाँ पर, तो ये सतह के ऊपर होकर के आ रही है, सतह को होकर आ रही है, तो सतह पर पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अवशिष्ट होंगे, तो सारे अवशिष्ट बह करके चट्टानों में आ रहे हैं, चट्टानों के साथ आ रहे हैं, परतों में जम रहे हैं, ये परतों में जम गए, परतों में जम गए, परतों में जम गए। और इसी के साथ आपको पता है जो देखा होगा चूना पत्थर है वो भी बह करके आ रहे हैं। तो ये जो आकर एक परत जम गई, फिर दूसरी परत जम गई, अब इन परतों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, उसमें पानी प्रवेश कर जाएगा, पानी प्रवेश करेगा, साथ में उसमें चूना मिल जाएगा तो मजबूत हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं शैलीकरण या सीमेंटीकरण, इसलिए चट्टानें हैं ये कठोर हो जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रोसेस के माध्यम से, पूरी इस प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है, अब सारी चट्टानों का निर्माण होता है। अब ये प्रोसेस आपके समझ में आ गई, अब विशेषता निकालते हैं इसकी। पहली बात, आच्छादन की प्रक्रिया के माध्यम से इनका निर्माण होता है। आच्छादन प्रक्रिया बोलते हैं अपक्षय और अपर्दन दोनों की प्रक्रिया को मिला करके हम आच्छादन नाम दे देते हैं, यानी कि अपक्षय का मतलब टूटना, अपर्दन के मतलब बहा करके ले जाना, इन दोनों प्रोसेस को मिला करके नाम दिया जाता है आच्छादन। ठीक है ना। और जब वो आके जमती है कहीं यहाँ पर, उसको बोलेंगे निक्षेपण। और फिर जमेंगी, वैसे एक परत आई, मतलब मान लो कोई चट्टान है, उसको विघटन हुआ, आकर के जम गई। ठीक है ना। जैसे मैं दोबारा एक बार और बताता हूँ, जैसे मान लो ये कोई चट्टान थी, चट्टान कौन सी हो सकती है, आग्नेय भी हो सकती है और एक कायांतरित भी हो सकती है। तो मान लो ये आग्नेय चट्टान थी, आग्नेय चट्टान में क्या है कि विभिन्न प्रकार की अपक्षय प्रणाली टूट गई, टूटने के बाद ये हवा आई, इसको बहा करके इधर ले आई, तो ये ले आकर के यहाँ नीचे स्तन था, कोई गहरा स्तन था, तो गहरे स्थल में आकर के जमा हुआ, फिर दोबारा ये टूटी, फिर आए, फिर आकर के यहाँ जमा हो गई एक परत, फिर दोबारा कई साल बाद टूटी होगी, फिर आकर, तो इस तरीके से परत जम गई। जमने की प्रोसेस तो क्या हो गई, निक्षेपण। अब ये जमी तो बहकर आए होंगे यहाँ से, मान लो नदी के द्वारा विभिन्न प्रकार के अवसादों को अपने साथ लेकर गए होंगे, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु, तो सारे जीवाश्म के अवसाद यहाँ पर आकर के जम गए इसमें। अब यहाँ पर आके जम गए तो इनमें बीच में चूना पत्थर भी बहा के लाई होंगे, तो चूना पत्थर लाए होंगे, तो इनके बीच में जो थोड़ी जगह बचती है उसमें पानी और चूना पत्थर मिल करके इसको मजबूत कर देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो चूना पत्थर पानी मिला करके अपन मकान बिल्डिंग में यूज करते हैं, तो इसी तरीके से आकर वो जम जाती है, इतनी ज़्यादा कठोर जम जाती है, इसलिए उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन सीमेंटीकरण, क्योंकि सीमेंट चूना पत्थर होता है, तो सीमेंटीकरण होती है। और इसमें जब ये जमेंगी तो इसके बाद इतनी कठोर हो जाएगी, इसलिए इनका व्यवहार कठोरतापूर्ण होता है। लेकिन मैंने बताया था एक के बाद एक परत निर्मित होती है, तो इनको परतदार चट्टानें बोलते हैं। दूसरी, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि बहकर क्या है। और तीसरी,
जहाँ इनमें धात्विक तत्व नहीं पाया जाता, क्योंकि सतही इनका स्रोत ही सतही होता है, इनका स्रोत ही पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट होती है, तो वहाँ पर धात्विक तत्व है वो नहीं पाए जाते। तो इस आधार पर अपसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अब आप ये पूरा इस प्रोसेस को पढ़ोगे पूरी कहानी को, तो यही कहानी इसमें निकल के आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ध्यान रखना ये सारी चट्टान है, ये किसके उदाहरण है, अपसादी चट्टानों के उदाहरण है। इनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे क्रेवल स्टोन, सैंड स्टोन और सिल्ट स्टोन, क्ले स्टोन, मड स्टोन, ये सारी चट्टान है, ये अपसादी चट्टान होती है। जैसे सेल, चूना पत्थर, पीट, ये सब क्या होती है, अपसादी चट्टान होती है। और जो मैंने ऊपर बताई थी वो है आग्नेय चट्टान। एक सवाल एग्जाम्पल देता है कि चट्टान कौन सी चट्टान का उदाहरण है, अपसादी चट्टान का उदाहरण है या आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो वो आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत। कायांतरित चट्टानें क्या होती है कि देखो, जब किसी चट्टान का तापमान बहुत ज़्यादा हो और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या है कि उस चट्टान टूटी तो नहीं, लेकिन इसकी तापमान, अब मान लो कोई चीज़ आपने दोपहर में मतलब धूप में बाहर रखी है, धूप में बाहर रखिए, उसको छोड़ दो, उसको धूप में रख दो, उसका कलर चेंज हो जाएगा एक टाइम के बाद, उसके भौतिक और रासायनिक विशेषताएं वही चेंज हो जाएंगी उस धूप की वजह से, जबकि वो टूटी नहीं है। तो कायांतरित चट्टान वे चट्टान होती है जो बिना वेगेटत्व वियोजित हुई, अगर वो वेगेटत्व वियोजित हो जाती तो किसमें चली जाती है, अपसादी चट्टानों में चली जाती, ठीक है ना। तो कायांतरित चट्टान वो चट्टान होती है जो बिना वेगेटत्व वियोजित के तापमान की अधिकता और प्रेशर की अधिकता की वजह से क्या होता है, उनके भौतिक और रासायनिक जो गुण हैं वो बदल जाते हैं, उनकी गुण हैं वो बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को रूपांतरण बोलते हैं, और इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनी हुई चट्टानों को हम रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखा है, और ध्यान रखना, रूपांतरित चट्टानें सभी प्रकार की चट्टानों में सर्वाधिक कठोर है। अपसादी भी कठोर है, लेकिन उससे ज़्यादा कठोर है रूपांतर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपसादी चट्टान मान लें उस पर ज़बरदस्त टेम्परेचर पड़ा है, ज़बरदस्त दबाव पड़ा है, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो इनकी जो कठोरता है उसको किससे मापा जाता है, टेम्परेचर से, क्योंकि इनका निर्माण ही टेम्परेचर अधिकता है, प्रेशर की अधिकता होती है, और टेम्परेचर अधिकता, प्रेशर की अधिकता की वजह से उनके भौतिक और रासायनिक गुण उसमें बदल जाते हैं। जैसे मान लो कि प्लास्टिक आपने रखा है नॉर्मली, उसमें टेम्परेचर, अब ये थोड़ा सा इसका क्या गुण है कि जल्दी से पिघल सकता है, लेकिन जैसे इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर इसको पड़ेगा, धूप में आप छोड़ दोगे, एक टाइम के बाद बहुत ये मजबूत हो जाएगा। तो इससे क्या है कि उस टाइम इसका पिघल पाना या इसके कुछ कई रासायनिक गुण इसके बदल जाएंगे। जैसे मैंने प्लास्टिक का उदाहरण दिया, इसमें और उदाहरण भी हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कायांतरित चट्टानों का निर्माण किसकी वजह से होता है, तो वो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उसके भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कठोर होती है। और कठोरता की दृष्टि से देखें तो पहले आएगी आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों से ज़्यादा कठोर होती है अपसादी चट्टानें, और अपसादी चट्टानों से ज़्यादा कठोर होती है कायांतरित चट्टानें, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ में। अभी एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये सारे उदाहरण इधर आपको देख रहे हैं, ये सारे उदाहरण किसके हैं, कायांतरित चट्टानों के, इसलिए ध्यान रखना। क्वार्टजाइट, संगमरमर, स्लेट, नीस, सिस्ट और सरपेंटाइन, ये सारी चट्टानें कौन सी है, ये सारी चट्टानें कायांतरित चट्टानें। जबकि इधर ग्रेवो, बेसाल्ट और ये तीनों कौन सी है, आग्नेय चट्टान हो सकती है। संगमरमर है, ये रूप मतलब अपसादी चट्टान। तो मतलब अपसादी चट्टानों का भी हो सकता है भौतिक रासायनिक परिवर्तन, तो और मतलब तापमान की अधिकता की वजह से, और आग्नेय चट्टानों का भी हो सकता है, वो तो किसी भी चट्टान का हो सकता है, इसलिए। तो अब देखो, इसीलिए अब इनमें देखो ये थोड़ा सा एक शब्दावली और ध्यान रखना, जब रूपांतरण तापमान के प्रभाव में हो तो उसे तापीय रूपांतरण बोलते हैं, और जब रूपांतरण दबाव के प्रभाव में हो तो इसे प्रादेशिक रूपांतरण या क्षेत्रीय रूपांतरण बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो चट्टानों का एक चक्र होता है, जैसे सबसे पहले मान लो आग्नेय चट्टानें बनी, मतलब आग्नेय चट्टानों से मिल करके अपसादी बनती है या रूपांतरित बन जाती है, तो कैसे बनती है। अब अगर आपने पूरी कहानी को ढंग से समझा है अब तक जो मैंने बताई है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे बनती है। जैसे सबसे पहले मैं आग्नेय चट्टानों की बात कर रहा हूँ, तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है मैग्मा से, और मैग्मा किससे बनता है, उसमें टेम्परेचर होता है ज़्यादा, प्रेशर होता है कम, प्लस पानी, इससे मैग्मा बन गया। तो ध्यान रखना, अगर कोई चट्टान मान लें रूपांतर, कोई कठोर चट्टान है रूपांतर, अगर इसको मैग्मा में बनना है तो मैग्मा में कैसे बनेगी, इसका टेम्परेचर हो जाएगा ज़्यादा, इसका प्रेशर हो जाएगा कम। तो देख लें, रूपांतर चट्टानें आग्नेय चट्टानों में बदलेगी, तो इसके लिए अगर इसको मैग्मा में कन्वर्ट होना है तो प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, प्रेशर हो जाएगा कम और टेम्परेचर हो जाएगा ज़्यादा, इसमें लिखा हुआ है। तो देखो एरो देखो, ये रूपांतर चट्टानें किस में बदल रही है, आग्नेय चट्टानों में। तो मैंने बताया था कि किससे बदलेगी, जब टेम्परेचर होगा ज़्यादा, प्रेशर होगा कम, तो इसमें देखो टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर कम है, तो वो किस में बदल गई, आग्नेय चट्टानों में, ठीक है। इसी प्रकार अगर देखो अपसादी चट्टानों, तो अपसादी भी एक चट्टान है, उसमें भी अगर उससे अगर मान लें आग्नेय चट्टानों का निर्माण होना है तो ज्वालामुखी प्रोसेस से होगा। कैसे होगा, टेम्परेचर होगा ज़्यादा, प्रेशर होगा कम,
पानी जा करके मिल जाएगा उसमें और लावा बनेगा और लावा बाहर आकर के जम जाएगा या आंतरिक भाग में जम जाएगा, उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो जाएगा। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण तो इस प्रोसेस होगा। अब मैंने बताया अपसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो उसमें आपको पता है आच्छादन। आच्छादन का मतलब अपक्षय और अपर्दन। तो एक मान लीजिए ये आग्नेय चट्टान है, तो इसका क्या होगा, अपक्षय होगा और अपर्दन होगा, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अपसादी चट्टान। इसी प्रकार अगर मान लीजिए रूपांतर चट्टान है तो इसका अपक्षय अपर्दन होगा तो किस में चली जाएगी, अपसादी चट्टानों में। और अपक्षय और अपर्दन की प्रोसेस को, सहायक प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अनाच्छ। तो देख ले ऐसा इसमें कन्वर्ट होगी। अब मैंने बता दिया अपसादी बन गई इसमें से एक दूसरे से। इसी प्रकार अब मान लें रूपांतर चट्टानें कैसे बनेगी। तो रूपांतर चट्टानों के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर मान लें ये आग्नेय चट्टान है, इसमें कन्वर्ट होगी, तो इसमें कन्वर्ट होगी, ये कन्वर्ट होगी और इसमें क्या चीज़ बढ़ेगी, प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये आग्नेय चट्टानों को हम अधिक प्रेशर और तापमान पर करेंगे तो रूपांतर चट्टानों में बदल जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार अपसादी चट्टान है, तो अपसादी चट्टानों को अगर टेम्परेचर अधिक कर देंगे, प्रेशर अधिक कर देंगे तो इनका विघटित और वियोजित नहीं होगा तो किसमें बदल जाएंगे, रूपांतर चट्टानों में। ऐसे बोलते हैं रॉक साइकिल। ये आपको पता होना चाहिए, ये थीम है पूरी, आपको चट्टानों का निर्माण प्रोसेस पता हो जाएगी। और इससे क्या समझ में आ जाएगा आपको, इससे आपको चट्टानों की सारी विशेषताएं पता लग जाएगी। अब आप मुझसे पूछोगे कि आग्नेय चट्टानों की क्या विशेषता होगी, तो देखो इसका निर्माण, ये जो प्रोसेस है ज्वालामुखी प्रोसेस है, मैग्मा का निर्माण है। तो पहली बात, इनका निर्माण मैग्मा के माध्यम से होता है। दूसरी बात, मैग्मा आया है तो अंदर से स्रोत लेके आया होगा, तो धातु लेके आया होगा, तो धात्विक होती है। अब अंदर से स्रोत है तो जीवाश्म नहीं होंगे, क्योंकि जीवाश्म अंदर नहीं पाए जाते पृथ्वी, बल्कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाते, तो इसमें जीवाश्म नहीं होंगे। और इसमें ई नहीं, क्यों आपको पता है लावा एक बार आ जाएगा तो इसमें परत तो होती नहीं, तो इसलिए इसमें परत न होकर के रवे होंगे, ठीक है ना। और दूसरी ये 3-4 विशेषता होगी इनकी बस आग्नेय चट्टानों की। ऐसी प्रकार अपसादी की बोलूँ तो विशेषता क्या होगी, जब निर्माण कैसे होता है कि निर्माण के लिए देख लो ये अनाच्छादन प्रोसेस होगी। फिर जीवाश्म पाए जाएंगे क्योंकि इस पृथ्वी की ऊपरी सतह पर होती है जहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं। और परत होती है क्योंकि एक बार अपक्षयपर्दन होगा, जम गई, फिर दोबारा अपक्षयपर्दन होगा, फिर जम गई, तो इससे अपसादी चट्टानें परतदार भी होती है। और इसमें जीवाश्म ईंधन है वह बड़ी मात्रा में पाए जाते। रूपांतर चट्टानों की अगर मैं बात करूँ तो इनका निर्माण कैसे होता है, टेम्परेचर अधिकता की वजह से, प्रेशर अधिकता की वजह से, ठीक है ना। और इनमें चीज़ें क्या है कि कठोर हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर उसमें बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाए कोई चीज़। इस तरीके से आपको समझना है। फिर मैथ तो आपको ये नॉर्मली मेंस के हिसाब से इसको स्किप कर देना। अब होता है धात्विक खनिज के, ये देखो चट्टानों में धात्विक खनिज मिलते हैं जैसे आग्नेय चट्टानों में, जीवाश्म ईंधन भी मिलते हैं जैसे अपसादी चट्टानों में, कीमती रत्नों की भी यूज होती है जिससे बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है वो। मृदा निर्माण में कीमती रत्न चट्टान से मिलते हैं। मृदा निर्माण आपको पता है चट्टानों के अपक्षय अपर्दन प्रोसेस होती है पूरी, मैं बताऊँगा उसको भी कैसे बनते हैं। कई शहरों अपने भवनों का निर्माण इसी से होता है, तो इस आधार पर चट्टानें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो पढ़ते हैं हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले इसकी चीज़ देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ पहले क्या क्या थी।